हिल विथ जिगर शाह में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज के हमारे जो गेस्ट है वो बायो हैकर है जो अपनी एज को रिवर्स करते हैं और दूसरों की एज को रिवर्स करते हैं, उनके वो ट्रेनर हैं। आज के हमारे इस गेस्ट के साथ आज हम मिलना चाहेंगे, तो आइए हम मिलते हैं आनंद जायसवाल जी से। हेलो सर, वेलकम टू आवर हिल विथ जिगर शाह में आपका स्वागत है। सर, ये बायो हैक है क्या? बेसिकली बायो हैकिंग जो है वो अभी हाल फिलहाल वर्ड आया है। एंड बायो हैकिंग का मतलब होता है कि वैसे ट्रिक्स और वैसे हैकिंग्स जिसके यूजेस से और जिसको लाइफस्टाइल में ला करके आप अपने एज को रिवर्स कर सकते हो। एज को रिवर्स करने के साथ साथ लॉन्जिविटी बोला जाता है कि एज को मीन्स आपके लाइफ स्पैन को बड़ा करना या लाइफ स्पैन को इम्प्रूव करना। जनरली एक आज के टाइम में हम देखने जाएं तो हम लाइफ स्पैन जो जी रहे हैं वो 60, 70 या 80 ईयर्स का है। बट 2018 में एक जो रिसर्च हुआ, उस रिसर्च में ऐसा पाया गया कि ह्यूमन बॉडी का जो बायोलॉजिकल लाइफ है वो 120, 130 ईयर्स के लिए बना हुआ है। मीन्स कि ह्यूमन बॉडी 120, 130 ईयर्स तक जिंदा रह सकता है और उसका लाइफ स्पैन उतना रह सकता है। लेकिन आज की डेट में हम 70, 80, 90 ईयर से ज़्यादा नहीं जीते। उसके बाद फिर 2024 में एक रिसर्च हुआ जिसमें ऐसा उसका रिजल्ट आया कि एक ह्यूमन बॉडी का बायोलॉजिकल लाइफ 150 ईयर्स का है। ठीक है, सो रीज़न क्या है कि हम अगर 150 ईयर्स जीने के लिए बने हैं लेकिन हम सिर्फ 60, 70, 80 ईयर्स ही लाइफ स्पैन। करेक्ट। तो वैसे हैक, वैसे ट्रिक्स जो कि साइंस बेस्ड है, ठीक है, और साइंस उसका समर्थन भी करता है कि हाँ ऐसा है, तो वैसे हैक को यूज़ करके हम लोग लाइफ स्पैन को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और एज को रिवर्स करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि सबसे बेसिक जो फंडा वो है कि हमारी एजिंग पहले आ रही है इसलिए डेथ पहले हो रहा है। एजिंग 40 में आ रही है इसलिए डेथ 70 में हो रहा है। अगर आपकी एजिंग ही 80 या 90s में आए तो नेचुरली है कि आपका डेथ जो होगा वो 120, 130 ईयर्स के बाद होगा। तो इसका पहला स्टेप तो यह है कि एजिंग को पोस्टपोन करना। सर, पहला ये है कि एज कम क्यों हो रही है हमारी, मीन्स इतनी जल्दी हमारा लाइफ स्पैन इतना कम क्यों है? क्योंकि पहले हम जानते थे कि लोग 100 साल 150 साल जीते थे, अभी बहुत ही कम हो गया 70 में, तो अभी अपनी लाइफ एक्सपैंड से होती नहीं। तो इसके पीछे के रीजन्स जो हैं, सो अगर मैं कहूँगा कि लाइफ के लिए, ह्यूमन लाइफ के लिए, किसी भी लाइफ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑक्सीजन है। ओके। तो आप ये एज्यूम करो कि आज से 200 साल पहले या 1000 साल पहले का ऑक्सीजन का क्वालिटी क्या होगा और आज हम किस तरह के ऑक्सीजन को इनटेक कर रहे हैं। ऑक्सीजन को लाइफ बोला जाता है। ऑक्सीजन से लाइफ स्पैन बढ़ता है, लेकिन जिस तरीके का ऑक्सीजन हम आज इनटेक कर रहे हैं उससे लाइफ स्पैन छोटा होता है, ये साइंस भी कहता है। करेक्ट। तो जो सबसे फंडामेंटल और सबसे बेसिक चीज़ ह्यूमन बॉडी के लिए, लाइफ के लिए ऑक्सीजन, वही आज हमको क्लीन नहीं मिल रही है। पहला तो ये रीज़न है। ऑब्वियसली बहुत पॉल्यूशन बढ़ गया है सर। नेचुरली है, और पॉल्यूशन दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा है। हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कंट्रोल तो नहीं हो रहा है। आप देखेंगे तो पॉल्यूशन इंडेक्स में इंडिया का हर एक शहर आज बाजी मारने को तैयार है। करेक्ट है, वेरी ट्रू। दूसरा जो सबसे मेजर रीज़न है, अगेन ह्यूमन बॉडी के लिए सेकेंड कंपोनेंट मैं बोलूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो वो है वाटर। वाटर। तो वाटर आज से 200, 300 साल पहले या 50 साल पहले की भी बात करें तो हम कभी उसको प्यूरीफाई करके नहीं पीते थे। करेक्ट। ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा न्यूट्रिशियस और प्यूरीफाई और विटामिन मिनरल से भरा होता था और वही हमारे लिए लाइफ था। ठीक है, आज वाटर उस तरीके का नहीं है। उसका मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में एक हमजा करके जगह है। वो हमजा के जो लोग हैं उनकी जो लाइफ स्पैन है वो एवरेज हर एक पर्सन की 100+ की है। जब उसके ऊपर रिसर्च किया गया तो पाया गया कि हमजा का जो वाटर है वो वाटर ही इस क्वालिटी का है जिसके कारण वहाँ के लोगों के लाइफ स्पैन ज़्यादा है। और फिर वहाँ पे कुछ प्लेयर्स ने वहाँ के वाटर को बेचना भी स्टार्ट किया, पर अब बहुत ही लिमिटेड वाटर वो मिलता है पीने को। क्या पानी इतना इम्पोर्टेंट है कि वो अपनी लाइफ को भी एक्सपेंड कर सकते हैं? हाँ, नेचुरली, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में 70% से ज़्यादा वाटर है। करेक्ट। ठीक है, तो 70% पोर्शन जिस चीज़ का हो, अगर वही आप फ्यूल
खराब ले रहे हो तो नेचुरली है कि वो आपके बॉडी को खराब करेगा। Yes. अगर वो जो फ्यूल है वाटर उसको Yes. आप अच्छा ले रहे हो तो नेचुरली है कि वो आपके बॉडी को अच्छा करेगा। जब बॉडी खराब होगा तो उसका लाइफ स्पैन कम होगा। करेक्ट। लाइक आपने मशीन में जो पेट्रोल डालते हैं, अगर खराब पेट्रोल होगा तो मशीन चलेगा नहीं, बिगड़ जाएगा। आई अंडरस्टैंड। तो सर ये पानी में भी क्या उसमें कोई डिफरेंट होता है कि आजकल जो हम देखते हैं मार्केट में वो पीएच वैल्यू वाला के भाई कहते हैं कि फिर ये कहते हैं कि अल्कलाइन वाटर वाला पानी पियो तो ये अच्छा है, यही है इसका कि या इससे आगे भी कुछ और है इसमें? नहीं, बेसिकली तो नेचुरल जो वाटर है अल्कलाइन वाटर तो इसलिए बोला जाता है क्योंकि आज हमारा जो फूड हैबिट्स है उसमें हम ज़्यादातर एसिडिक चीज़ें लेते हैं। आप जितनी भी फैट वाली चीज़ें लेते हो एसिड होता है। Okay. जितनी भी प्रोटीन लेते हो, प्रोटीन में तो अमीनो एसिड्स ही बोला जाता है प्रोटीन। Correct. ठीक है, तो एसिड्स ही होता है। तो एसिड को बैलेंस करने के लिए आप अल्कलाइन वाटर पी सकते हो, लेकिन पूरे 24 आवर्स 100% अल्कलाइन वाटर पे आप नहीं रह सकते, अदरवाइज आपके बॉडी का पीएच चेंज हो जाएगा। बॉडी का पीएच बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बॉडी का पीएच चेंज होगा तो बॉडी को सेव नहीं किया जा सकता। ठीक है, सो यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें, हर चीज़ का एक पीएच है। वो अपने पीएच से अगर उसके रेंज से निकल जाता है तो वो उस स्टेट में ही नहीं रहेगा, वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो वाटर का पीएच भी इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन वाटर में जो मिनरल्स होते हैं, अच्छा, मिनरल्स बहुत इम्पोर्टेंट। हाँ, मिनरल्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। Okay. जो कि जैसे मैंने हमजा का वाटर बोला था, हमजा का वाटर इसलिए लाइफ स्पैन बढ़ा रहा था कि उसमें इस तरीके के मिनरल्स थे जो कि दूसरी जगहों के वाटर में नहीं थे। करेक्ट। तो मैं बात करूं कि समझो कि 2000 3000 साल 4000 साल पहले की बात करूं तो उस टाइम के जो लोग हुआ करते थे उनको साइंस नहीं था, लेकिन उनका सेंस इतना अच्छा था कि उनको पता होता था कि कहाँ का वाटर ज़्यादा अच्छा है, और वो लोग वहाँ पे ही अपनी कम्युनिटी डेवलप करते थे। इसलिए उन लोगों की लाइफ स्पैन ज़्यादा हुआ करती थी। ओके। तो एक तो हुआ ऑक्सीजन, दूसरा हुआ वाटर, और व्हाट नेक्स्ट अगेन फूड। क्योंकि ऑक्सीजन के बिना आप 3 मिनट जिंदा रह सकते हो, पानी के बिना 5 दिन 7 दिन, करेक्ट, फूड के बिना शायद 1 महीना 2 महीना, उससे ज़्यादा नहीं रह सकते हो। तो फूड इज़ अ नेक्स्ट, कि फूड अगर आपका अच्छा नहीं होगा तो नेचुरली है कि ऐसा बोला जाता है कि जो आप खाते हो वही आपके पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो वो फूड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड खासकर जब हम एजिंग की बात करते हैं, जब एज बढ़ता है तो हमको मसल्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है कि मसल्स डेड हो रहे होते हैं उस टाइम पे, मसल टिश्यू डिजनरेट हो रहे होते हैं, तो उसको अलाइव रखने के लिए प्रोटीन सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है। तो जैसे एजिंग होता है वैसे हमको प्रोटीन इंटेक बढ़ाना चाहिए। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि एजिंग के साथ में कम होती है। वो सारे तरह के सब्सटेंस हमको अगर नेचुरल फूड से नहीं मिलता है तो सप्लीमेंट के तौर पे भी लेना चाहिए, और वो नेचुरल फूड जिसमें से हम ले सकते हैं उसको भी ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। और जो आज के लाइफस्टाइल में जंक फूड आ गया है वो कंट्रोल करना चाहिए जितना हो सके, जितना आप हेल्दी फूड खा सकते हैं। तो ये तीसरा एस्पेक्ट है। अभी आपने बताया प्रोटीन, तो प्रोटीन कितना इम्पोर्टेंट है अपनी बॉडी के लिए और कितनी क्वांटिटी में लेना भी चाहिए? हाँ, मसल्स का जो मेन फ्यूल है वो प्रोटीन है। ठीक है, मेन फ्यूल इज प्रोटीन। ओके। अभी आप मसल्स को अगर प्रोटीन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं देंगे तो मसल्स डिजनरेट होने लगेगा, एज से पहले ही डिजनरेट होने लगेगा, आप में एजिंग मतलब टाइम से पहले आने लगेगी। ओके। तो साइंटिफिक मेजरमेंट्स जो है कि अगर आपको सिर्फ हल्का जो मेंटेन करना है तो आपके बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली 0.7-0.5 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। अच्छा, ठीक है। ओके। अगर उससे अच्छा क्वालिटी आप चाहते हो कि आपके मसल्स बहुत कम डेड हो तो पर बॉडी वेट 1 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। अच्छा, ओके। और जो हम लोग आज कर रहे हैं कि आज एक सर्टेन एज पे जाने के बाद जहाँ पर कि एजिंग के बहुत सारे मार्कर्स डेवलप हो जाते हैं, लेकिन उसको नहीं आने देना है मुझे, ठीक है, तो एटलीस्ट मैं आज 130 से 140 ग्राम प्रोटीन लेता हूँ। मतलब कि मेरे बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली मैं करीब 1.75 ग्राम प्रोटीन इंटेक कर रहा हूँ। एंड बॉडी वेट आपका जो है इंटू 2, उससे ज़्यादा आप सपोज किसी का 70 किलो बॉडी वेट है तो वो 140 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन इंटेक 140 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन इंटेक करते हैं तो भी वो मसल्स को नहीं लगता है, फिर वो अगेन ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, मतलब कि वो
कार्ब्स की तरह वर्क करने लगता है Okay. एंड वो यूज़ नहीं होगा तो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो Right. 2 ग्राम प्रोटीन बॉडी वेट के अलावा उससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। अच्छा, दूसरा है प्रोटीन किस तरह से, मीन्स आज मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे प्रोटीन पाउडर्स है, खाने में भी प्रोटीन्स मिलता है, तो हमें कौन सी चीज़ में ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए पर्टिकुलर रिवर्स एजिंग के लिए? सो जैसे मैंने बोला कि मैं 140 ग्राम प्रोटीन लेता हूँ, तो नेचुरली है कि प्रोटीन नेचुरल सोर्सेज में से, मीन्स कि नेचुरल फूड जो हम खा रहे हैं घर पे बना करके, उसमें से वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अगर मैं 130 ग्राम प्रोटीन लेने के लिए जस्ट फॉर एग्जांपल कि अगर मैं चना खाता हूँ तो चना 100 ग्राम चना में 32 ग्राम ही प्रोटीन आता है। ओके। तो बाकी का कार्बोहाइड्रेट होता है। तो 30 ग्राम प्रोटीन लेने के लिए मैं 70 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ले रहा हूँ। अगर मैं कार्बोहाइड्रेट मतलब कि अगर हम 100 ग्राम मुझे लेना है बाई चना के थ्रू प्रोटीन, तो करीब 300 ग्राम 280 ग्राम जैसा कार्बोहाइड्रेट भी मुझे इंटेक करना पड़ेगा। करेक्ट। तो उसकी जगह कुछ ऐसे सोर्सेज हमें यूज़ करने पड़ते हैं कि जिसमें हमको प्योर प्रोटीन ही मिले, प्रोटीन के सिवा कुछ नहीं मिले। अच्छा। तो उस कंडीशन में मैं भी वे प्रोटीन तो यूज़ करता हूँ। Okay. और वे प्रोटीन लंबे टाइम तक यूज़ करने का उसका कोई डिसएडवांटेजेस नहीं है। Okay. कोई डिसएडवांटेज है तो वो भी मैं बता देता हूँ कि उसमें क्या डिसएडवांटेज वाली चीज़ होती है। वो होता है हर एक प्रोटीन पाउडर की जो सेल्फ लाइफ होती है 2 ईयर्स की होती है। Okay. ठीक है। बट एक्चुअल में वे प्रोटीन की सेल्फ लाइफ सिर्फ 60 या 70 डेज की होती है। ओह। ठीक है। लेकिन कमर्शियली वो पॉसिबल नहीं है कि कंपनी में प्रोड्यूस होता है और 2 महीने में ही बंदा यूज़ कर ले। ठीक है। करेक्ट। तो प्रोडक्शन होने के बाद जब तक वो मार्केट में पहुंचता है, तब तक पहुंचते ही 1-8 महीना निकल जाता है आराम से। तो 2-2.5 महीने के अंदर उसको यूज़ नहीं किया जा सकता। इसके लिए उसमें प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं। वो फूड ग्रेड प्रिजर्वेटिव होते हैं, FSSAI सर्टिफाइड होते हैं, फूड एंड ड्रग सर्टिफाइड होते हैं। लेकिन उसके बाद भी बहुत लंबे टाइम तक किसी प्रिजर्वेटिव को यूज़ करने से उसके थोड़े साइड इफेक्ट होते हैं। लेकिन प्रोटीन इंटेक के, वे प्रोटीन के वैसे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छा सर, ये प्रोटीन तो हमने देख लिया, उसके अलावा और कौन सी चीज़ उसमें ध्यान रखनी चाहिए, या कौन से सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, या उस एजिंग के रिलेटेड क्या होना चाहिए? हाँ, एजिंग के रिलेटेड अभी एटलीस्ट 70 to 80 सप्लीमेंट जैसे मार्केट में है। Okay. और हर एक का पर्पस अलग अलग है। ठीक है। सो अगर मैं कुछ सप्लीमेंट की बात करूँ कि भाई जो बहुत पॉपुलर है मार्केट में, वो NAD+ करके है। Okay. NAD+ बेसिकली IV ड्रिप के थ्रू उसको बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है एंड उसके वैसे भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और वो सेलुलर एजिंग के लिए होता है, सेल्स की लाइफ को बढ़ाता है। Okay. और सेलुलर लाइफ को इम्प्रूव करता है, तो एजिंग डिले होती है। एंड अगर उसको ओरल लेना हो तो वो NMN के फॉर्म में आता है, ओरल भी उसको लिया जा सकता है। आज दुनिया में काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ और काफ़ी सारे मेरे जैसे लोग यूज़ कर रहे हैं और उसके बेनिफिट्स हो रहे हैं। ये अभी एक नया सब्सटेंस है एंड मार्केट में बहुत फेमस हुआ है। उसके अलावा भी मैं रूटीन की बात करूँ कि जो आप समझ पाएंगे, तो जैसे एजिंग के साथ में मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। ठीक है। मैग्नीशियम। हाँ, तो मैग्नीशियम आप लेते हैं तो मैग्नीशियम मसल्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है। मसल्स आपके पूरे रिलैक्स कर देता है। तो मैग्नीशियम जनरली नाइट में लेना चाहिए। Okay. जिससे आपको स्लीप भी अच्छी आती है। आपके मसल्स रिलैक्स होंगे तो आपको स्लीप भी अच्छी आती है। एंड स्लीप इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अगर आपको एज रिवर्स करना है एग्जैक्टली, तो वो पॉइंट छूट गया, हम इसके बाद डिस्कस करते हैं। सो स्लीप की आप बात कर रहे थे कि स्लीप इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर मैग्नीशियम। हाँ, तो स्लीप, मैग्नीशियम खाते हैं तो स्लीप अच्छी आती है, इसलिए उसको मैग्नीशियम को नाइट में ही इंटेक करना चाहिए। Okay. उसके अलावा ओमेगा-3 फैटी एसिड वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके। उसके अलावा विटामिन D3 वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बेसिकली हम बहुत ही, जब हमको विटामिन D3 लैक होता है तब हम लेते हैं। पर 2000 आयु एवरी डे एक 30-35 प्लस का पर्सन है तो उसको इनटेक करना ही चाहिए। और विटामिन D3 का जो सोर्स है वो सनलाइट है। आज हम ऑब्वियस सनलाइट सुबह 7 to 9 का, उससे ज़्यादा आप दिन भर खड़े रहो तो उससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा। ठीक है, सिर्फ 7 to 9 का जो सनलाइट है उसमें से विटामिन D3 मिलता है। और उस टाइम पे हम जनरली सनलाइट में जाते नहीं है, तो हमको विटामिन D3 मिलता नहीं है। करेक्ट। एंड विटामिन D3 बॉडी में बहुत सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को पूरा करता है। अच्छा। एंड आज हाल फिलहाल आप जो देख रहे हो कि आपको सुनने में आते होंगे कि काफ़ी यंग एज में लोगों को
हार्ट अटैक के प्रॉब्लम आ रहे हैं। करेक्ट। तो उसके पीछे मेजर रीज़न विटामिन D3 का ही है, क्योंकि जब विटामिन D3 बॉडी में लैक होता है तो उसके, मैंने कहा कि वो मल्टीपल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस करता है, तो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस तो बॉडी में चल रहे हैं, इसलिए हम अलाइव है। अगर वो प्रोसेस बंद हो जाए तो नेचुरली है कि हम अलाइव नहीं होंगे। तो वो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस पूरा करने के लिए विटामिन D3 हमारे बॉडी के कैल्शियम को डाइल्यूट करता है, और जब बॉडी का कैल्शियम डाइल्यूट होता है तो वही कैल्शियम जाकर के एट्रिवेट डिपॉजिट भी होता है। बॉडी कैल्शियम सबसे पहले डिपॉजिट होता है, उसके कारण यंग एज में हार्ट अटैक आने के भी ये चांसेस है। तो विटामिन D3 को हम बहुत ही अंडररेटेड सप्लीमेंट मानते हैं, लेकिन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो लेना चाहिए, क्योंकि आपके पास कोई दूसरा सोर्स नहीं है। राइट। बहुत सारे लोगों का हम देखते हैं कि मेजोरिटी लोगों को विटामिन D3 की डेफिशिएंसी आती है। डेफिशिएंसी आती है, और लोग थोड़े टाइम लेते हैं, एक बार लेवल पे आ गया फिर छोड़ देते हैं, एक बार डेफिशिएंसी आ गया आप छोड़ोगे फिर से डेफिशिएंसी आएगी, क्योंकि आपका वो सोर्सेज नहीं है जिससे कि विटामिन D3 आ रही है। तो विटामिन D3 ऑलवेज आपको 2000 IV एवरी डे लेना चाहिए। अगर आप विटामिन D3 लेते हैं, अभी सप्लीमेंट्स का भी पूरा एक रेंज है कि विटामिन D3 आप लेते हैं तो आपको K2MK7 भी लेना चाहिए, ठीक है। आप K2MK7 लेते हैं तो K2MK7 बेसिकली आर्टरी में या कहीं पे भी जो कैल्शियम डिपोजिशन होता है उसको क्लीन करता है। अगर आप K2MK7 लेते हैं तो कई बार क्या होता है कि आर्टरी का तो क्लीन कर ही रहा है, लेकिन ज्वाइंट में से भी कैल्शियम क्लीन कर देता है, तो ज्वाइंट के प्रॉब्लम होने लगते हैं। तो आपको कैल्शियम के भी सप्लीमेंटेशन उसके साथ में लेने चाहिए। ओके। तो ये एक बहुत ही सप्लीमेंट का तो बहुत ही बड़ा नॉलेज चाहिए, और बहुत ही बड़ा ये फील्ड है कि कितने सारी चीज़ें हैं कि उसको एक बार में डिस्कस करना। 70 से ज़्यादा तो सिर्फ एजिंग से रिलेटेड सप्लीमेंट्स मार्केट में आ चुके हैं, और इतने सारे सप्लीमेंट्स भी हमें एक कोई सुपरवाइजर के अंडर में लेना चाहिए, डॉक्टर के अंडर ऑब्जर्वेंस लेना चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि यही चीज़ लेना चाहिए, लेकिन कितना mg लेना चाहिए वो भी फिक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। सो हम डायरेक्टली तो हम डिसाइड नहीं कर सकते, मगर हम एक किसी के अंडर में, कोई कोच हो या किसी डॉक्टर हो, जिनके अंडर में हमें लेना चाहिए। सर हमें वो एक दूसरा मेरा क्वेश्चन था कि अभी आपने बताया स्लीप के बारे में, तो स्लीप कितना इम्पोर्टेंट है इसके लिए? स्लीप मैं बोलूँ तो अगेन ऑक्सीजन, वाटर एंड फूड के बाद जो चौथा है वो स्लीप है। एंड अगर आप ये तीन चीज़, तो नेचुरली ये तीन चीज़ आप नहीं लेंगे तो लाइफ ही नहीं रहेगी। करेक्ट। लेकिन स्लीप से रिकवरी आती है, ओके, ठीक है, और रिकवरी आपको दूसरे दिन काम करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। रिकवरी के बहुत सारे हैक है आज मार्केट में अवेलेबल, कि हम लोग रेकमेंड करते हैं कि ये रिकवरी के हैक की रिकवरी, जैसे आइस बात हो गया वो रिकवरी देता है, जैसे रेड लाइट थेरेपीज हो गई वो रिकवरी देता है, जैसे ये हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी हो गई वो भी रिकवरी देता है। लेकिन स्लीप जैसी रिकवरी का कंपैरिजन इनसे नहीं किया जा सकता कि स्लीप इज़ द फर्स्ट रिकवरी। ये आप लेते हो जैसे कि फूड में आप अच्छा फूड लेते हो तो ही काम करता है, इसलिए स्लीप रिकवरी में सबसे फर्स्ट जो है वो स्लीप है। स्लीप की रिकवरी होनी चाहिए। लेकिन स्लीप की भी रिकवरी कैसी होती है कि जनरली आज लोग रात को 9-10 बजे खाना खाते हैं, 11 बजे सो जाते हैं, ठीक है, सो जाते हैं, शायद उनको बहुत अच्छी स्लीप आती है, उनको ऐसा लगता है कि सुबह उठे तो कोई भी ब्रेक नहीं, सुबह रात को 11 बजे सोए और सुबह 6 बजे उठे, इन बिटवीन कोई ब्रेक नहीं आया, बहुत डीप स्लीप आई, उनको ऐसा लगता है कि उनको डीप स्लीप आई और रिकवरी मिली, बट दैट इज़ नॉट द रिकवरी, ठीक है। स्लीप में रिकवरी का मतलब कुछ और है। स्लीप में रिकवरी स्कोर अच्छा करने का मतलब है कि आप खाना खा करके तुरंत सो जाते हो तो आपके ब्रेन को जब सोते हो तो आपके ब्रेन को तो स्लीप मिल रहा है, आपका ब्रेन तो सो रहा है, लेकिन आपने खाना खाने के बाद जैसे ही आप सो जाते हो 1 घंटे के बाद, तो फूड को डाइजेस्ट होने में कम से कम 4 घंटे का टाइम लगता है। ओके। हमारी बॉडी में जो डाइजेशन का सिस्टम है उसमें सबसे ज़्यादा ऑर्गन्स और सबसे ज़्यादा एंजाइम्स को रिलीज करने वाले ग्लैंड्स काम करते हैं, ठीक है, तो वो तो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो तो जगे हुए हैं, करेक्ट, वो रेस्ट नहीं ले रहे, ठीक है, तो वो रिकवरी नहीं हुई, ठीक है। रिकवरी तब होती है कि जब आपका जो सोने का टाइम है और खाने के टाइम में कम से कम मिनिमम 4 to 5 आवर का गैप होना चाहिए, ठीक है, 4 से 5 घंटे का गैप होना चाहिए। अगर 5 घंटे के गैप के बाद आप सोएंगे
तो ये देखेंगे कि जब आप खाना खाते हैं और जब आप आपका पल्स चेक करेंगे तो खाना खाने के बाद आपका पल्स हाई हो जाता है, क्योंकि आपके बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस एक साथ में हो रहे होते हैं डाइजेशन के लिए। जब डाइजेशन के लिए सारे ऑर्गन्स एक्टिव हैं जो डाइजेशन में इन्वॉल्व है, करेक्ट, तो नेचुरली ब्लड फ्लो फास्ट होगा, करेक्ट, वो वर्क करेंगे तो आपका पल्स रेट ऊपर होता है। जैसे 4-5 घंटे का टाइम जाता है तो आपका पल्स नीचे चला जाता है। जैसे पल्स नीचे जाता है उस टाइम आप सोएंगे तो आपको नींद भी अच्छी आएगी और आपके पूरे बॉडी को, सारे ऑर्गन्स को प्रॉपर रिकवरी मिलेगी। ठीक है, तो स्लीप का मतलब ये नहीं होता है कि आप सिर्फ ब्रेन को सोने दो, आप आपके पूरे बॉडी को सोने दो, तभी स्लीप प्रॉपर हुआ, अदरवाइज वो स्लीप प्रॉपर नहीं हुआ। और आज 99% लोग प्रॉपर स्लीप या प्रॉपर रिकवरी तो ले ही नहीं रहे। प्रॉपर रिकवरी लेने के लिए आपको आपके लाइफस्टाइल में इतना चेंजेस करना पड़ेगा कि सोने से 5 घंटे पहले आपको खाना है, उसके बाद आपको कुछ नहीं खाना है। पानी पी सकते हैं लेकिन खाना कोई भी जिससे कि डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो वैसा कुछ भी नहीं करना है। अच्छा, जैसे कि आप एक एग्जांपल देता हूँ कि आपको स्लीप आ रही है, नींद आ रहा है, आप थके हुए हो और आप कॉफ़ी पीते हो तो स्लीप उड़ जाता है। तो कॉफ़ी करता है क्या? कैफीन क्या करता है? आप कैफीन जब कभी भी पिएंगे ज़्यादा तो आपका पल्स रेट वो हाई कर देता है। करेक्ट, ठीक है, पल्स रेट हाई कर देता है, आपका नींद चला जाता है। ओके, ठीक है, लेकिन हम थके हुए होते हैं, इसके लिए हमारा पल्स रेट हाई होता है खाने के बाद, फिर भी हम सो जाते हैं। ठीक है, नींद आ जाती है, लेकिन हमारी बॉडी को रिकवरी नहीं मिलती। रिकवरी स्लीप रिकवरी के लिए होता है, रिकवरी तभी मिलेगी जब आपके खाने के और सोने के बीच में गैप होगा। और उसका कोई डिसएडवांटेज और भी कुछ है इसके अलावा? जैसे कि मैंने सुना है कि नींद अगर प्रॉपर ना हो तो आपकी हेल्थ में भी दिक्कत आती है, डिसीज में भी कहीं इम्पेक्ट होती है या ऑर्गन में कहीं ऐसा कुछ? हाँ, 100%। जैसे मैंने बोला कि बायो हैकिंग, तो हम उसको स्लीप स्कोर बोलते हैं कि स्लीप स्कोर अगर आपका 100% है, ठीक है, तो वो दैट इज ऑल्सो बायो हैकिंग कि स्लीप स्कोर, जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे आपका स्लीप स्कोर 100% हो सकता है, तो इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, जब आपको रिकवरी अच्छी मिलेगी तो नेक्स्ट डे फिर से वो ऑर्गन्स काम करने के लिए पूरे प्रिपेयर होंगे। करेक्ट, ठीक है, आपका पूरा बॉडी प्रिपेयर होगा। अदरवाइज क्या होगा कि आपने उसको रेस्ट दिया नहीं, आप उसको ओवर यूज़ कर रहे हो। ठीक है, जब वो ऑर्गन्स को आप ओवर यूज़ करोगे तो नेचुरली है उसकी लाइफ कम होगी। अच्छा, और उसकी लाइफ कम होगी, ऑर्गन्स की लाइफ कम होगी, तो हमारी भी लाइफ कम होगी। और आज ये साइंस में भी है कि जो गट हेल्थ है, मीन्स कि जो हमारा इंटेस्टाइन का हेल्थ है, जो गट हेल्थ है, वो पूरे बॉडी में एजिंग के लिए भी सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका गट अच्छा है तो आपकी एजिंग डिले होगी, आपका गट अच्छा है तो आपका लाइफ स्पैन अच्छा होगा। अगर गट अच्छा है तो आप जो कुछ भी खा रहे हो वो प्रॉपर तरीके से बॉडी एब्जॉर्ब कर पाएगा। ठीक है, अगर आप इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, अगर आप 100 ग्राम मैग्नीशियम खा रहे हो, 100 mg मैग्नीशियम खा रहे हो, तो 100 mg ही वो एब्जॉर्ब कर पाएगा। अगर आपका गट प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है तो आप 100 mg मैग्नीशियम लोगे तो वो सिर्फ 30 mg या 40 mg ही उसमें से एब्जॉर्ब करेगा। तो आपको तो ये लग रहा है कि आपने तो पूरा कोर्स कर लिया था, आपने तो 100 mg आपको चाहिए था, आपने 100 mg ले लिया। यस, आपने जैसे कि मैंने बोला कि 130 ग्राम प्रोटीन, अभी मैंने लेने के लिए 130 ग्राम प्रोटीन ले लिया। मैं तो मेजरमेंट में देख रहा हूँ कि मैं तो 130 ग्राम प्रोटीन मैं एवरीडे इंटेक कर रहा हूँ, बट बॉडी में एब्जॉर्ब कितना हुआ? तो एब्जॉर्प्शन कहाँ से होगा? तो गट से होगा। यस, ठीक है, अगर गट अच्छा नहीं है, एब्जॉर्प्शन पूरा नहीं हुआ, तो मैं 130 ग्राम प्रोटीन ले रहा हूँ, फिर भी मुझे वो रिजल्ट तो आने वाला नहीं है। गट क्या है एक्चुअली? आम इंसान को गट के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, तो क्या आप थोड़ा इसमें दे सकते हैं? हाँ, गट यानी कि आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, और उसको इम्प्रूव करने के लिए गुड क्वालिटी ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, जिसको कि गट मायोबाइक्रोम्स बोलते हैं। ठीक है, गुड क्वालिटी ऑफ बैक्टीरिया आपके गट में जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा अच्छी तरीके से डाइजेशन होगा। ठीक है, एंड उसके अलावा सारे एंजाइम्स तो इम्पॉर्टेंट होते ही हैं, लेकिन जो गट हेल्थ की हम जब बात करते हैं तो एंजाइम से ज़्यादा वो गट में जो बैक्टीरिया होते हैं उसकी बात होती है कि गुड क्वालिटी ऑफ बैक्टीरिया की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो अगर आप जैसे कि मैं सिर्फ प्रोटीन खा रहा हूँ तो सिर्फ प्रोटीन मैं खाऊंगा तो वो गट के बैक्टीरिया को किल करेगा, लेकिन वही जो गट को इम्प्रूव करने वाले फूड होते हैं जैसे कि बीट हुआ, यस, ठीक है, वो गट के बैक्टीरिया को इम्प्रूव करता है। ठीक है,
आप आज देखेंगे कि मार्केट में प्रोबायोटिक कर्ड निकला हुआ, दही निकला हुआ है, ठीक है। तो आप प्रोबायोटिक नहीं भी लेंगे, नॉर्मल दही भी अच्छे क्वालिटी का आप खाएंगे तो भी आपके गट के लिए वो हेल्पफुल रहेगा, आपके गट को स्मूथर रखेगा, आपके गट बैक्टीरिया को इम्प्रूव करेगा, ठीक है। गट बैक्टीरिया अगर इम्प्रूव होता है, गट अगर इम्प्रूव होता है तो वो किसी भी तरीके के फूड के एब्जॉर्प्शन को अच्छा करेगा, डाइजेशन को प्रॉपर रखेगा। मैंने एनर्जी सोर्स के लिए कार्बोहाइड्रेट खाया, ठीक है। मैं कार्बोहाइड्रेट खाता है फिर भी मुझे तो बहुत लेथार्जिक फील हो रहा है, नहीं मज़ा आ रहा है। क्यों नहीं मज़ा आ रहा है? क्यों मुझे एनर्जी नहीं मिल रही? क्योंकि गट से ही वो एनर्जी सोर्स बॉडी तक नहीं पहुंच रहा है, ठीक है। तो गट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और गट को इम्प्रूव करने के लिए ये सारी चीज़ें की जा सकती है और इस गट से हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। उसके अलावा फास्टिंग भी करना चाहिए। फास्टिंग करो तो आपका इंटेस्टाइन पूरा उसको रेस्ट मिलता है, जब रेस्ट मिलता है तो फिर से आगे काम के लिए प्रिपेयर हो जाता है। राइट सर, आजकल फास्टिंग में मैंने सुना है इंटरमीडिएट फास्टिंग भी, आज सुन रहा हूँ कि लोग इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहे हैं, तो वो भी सही है और क्या इससे भी बेनिफिट होता है? इंटरमीडिएट फास्टिंग अगेन आज के डेट में वो एजिंग के लिए बायो हैकिंग के जैसा यूज़ किया जाता है। ओके। एंड इंटरमीडिएट फास्टिंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं, ओके, ठीक है। और इंटरमीडिएट फास्टिंग करने का सही तरीका भी पता होना चाहिए, ओके। ठीक है। कुछ लोग इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं तो वो पूरे टाइम कुछ भी लिक्विड भी नहीं लेते हैं, पर वैसा नहीं है। वैसी चीज़ें जो कि इंसुलिन को स्पाइक नहीं करती है, इंसुलिन का स्पाइक होना मतलब कि डाइजेशन का स्टार्ट हो जाना, ठीक है। वैसी चीज़ें आप पी सकते हैं जैसे कि ब्लैक टी हुआ, कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी हुआ। मिल्क वाली कॉफ़ी नहीं पी सकते क्योंकि वो डाइजेशन उससे स्टार्ट होगा। उन सारी चीज़ों को पिया जाता है जिससे कि आपकी एनर्जी बनी रहती है। कुछ ऐसे चीज़ें लाइक सॉल्ट थोड़ा उस टाइम पे लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सॉल्ट की रिक्वायरमेंट बॉडी को रहती है। आप जब इंटरमीडिएट फास्टिंग अगर डे टाइम में कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं तो आपके बॉडी से स्वेट हो रहा है तो सॉल्ट रिलीज़ होता है, लैक होता है, तो सॉल्ट का थोड़ा सा यूज़ करना चाहिए पानी में डाल करके इंटरमीडिएट फास्टिंग के दौरान। और इंटरमीडिएट फास्टिंग के जो बेनिफिट्स हैं, जनरली इंटरमीडिएट फास्टिंग उसको बोला जाता है कि आपके सर्टेन विंडो में फूड इंटेक करते हैं और एक सर्टेन विंडो में आपको फूड इंटेक नहीं करना होता, फास्टिंग करना होता है। तो यूजुअली 14 आवर्स से ज़्यादा का जो फास्टिंग पीरियड होता है उसको इंटरमीडिएट फास्टिंग बोलते हैं। 14 आवर्स से नीचे तो इंटरमीडिएट फास्टिंग में काउंट नहीं होता है। ओके। सो जनरली 6 to 8 आवर्स का आपका ईटिंग विंडो होना चाहिए, और उसके अलावा आपका फास्टिंग का विंडो होना चाहिए। उसका जो साइंटिफिक बेनिफिट है मैं वो डिस्कस करूँ तो उसका साइंटिफिक बेनिफिट ये है कि जब आप इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं, जिस दौरान आप फास्ट में रहते हैं, मतलब फास्ट का जो पीरियड होता है उस दौरान आपकी बॉडी को कैलोरीज की ज़रूरत तो है। अगर आप काम कर रहे हैं तो कैलोरीज तो बॉडी यूज़ कर रहा है, लेकिन आपके इंटेस्टाइन में कुछ पड़ा नहीं है, आपका सारा ग्लाइकोजन यूज़ हो चुका है। तो उस टाइम पे जो लास्ट का 3-4 आवर होता है, उस आवर्स में बॉडी क्या करता है कि आपके बॉडी में स्किन के लेवल पे एक डीजेनरेटेड प्रोटीन जमा होता है स्किन के लेवल के नीचे। तो बॉडी, हमारा सिस्टम उसको यूज़ करके और कैलोरीज बर्न करना स्टार्ट करता है, उसकी कैलोरीज को यूज़ करता है। तो होता क्या है कि हमारे स्किन के नीचे जो कचरा जमा होता है उसको वो यूज़ कर लेता है और उसकी सफाई कर देता है। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग करने के बाद स्किन से रिलेटेड बहुत अच्छे बेनिफिट होते हैं, ठीक है। और आप इंटरमीडिएट फास्टिंग के साथ में वैसे फूड का यूज़ करो अगर आप यंग दिखना चाहते हो, जो कि आपके स्किन के इलास्टिसिटी को बढ़ाता है, स्किन के क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, उस तरीके के फूड को यूज़ करोगे तो हमारा स्किन, ह्यूमन स्किन हर एक 27 दिन में चेंज हो जाता है, एवरी 27 डेज में, ठीक है। तो जब 4 से 5 बार वो स्किन चेंज होगा, ठीक है, और उतने 4-5-6 महीने तक अगर आप उससे रिलेटेड अच्छा फूड खाएंगे तो आपके आने वाला जो स्किन होगा 6-7 महीने के बाद जब 6-7 टाइम वो चेंज होगा तो वो पहले से बहुत बेटर स्किन आएगा और आपको फील होगा कि आपका स्किन काफ़ी अच्छा हो गया है। राइट। तो एंटी एजिंग के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। ओके। आज जितने भी लोग अपने एजिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, रिवर्स एजिंग कर रहे हैं, वो सारे लोग इंटरमीडिएट फास्टिंग को अपना रहे हैं। तो आजकल हम देख रहे हैं कि जो मैं बात करूँ अपने फिल्म स्टार जो
जितने एजेड होने लगे वो सारे रिवर्स में जा रहे हैं। बहुत सारे फिल्म स्टार ने एजिंग पे काम कर रहे हैं कि इतने एज होने के बाद उनकी एज दिखाई नहीं देती। तो उनका भी कहीं ना कहीं इसमें कोई शायद वो ट्रीट ले रहे होंगे, क्या उसका कोई फॉर्मूला है, क्या है कि जिससे लोग उनकी एज क्यों नहीं दिखाई देती? जैसे मैंने बोला कि इसके जो 5 बेसिक पिलर्स हैं कि ऑक्सीजन। ओके। तो इज़राइल में एक 2018 में एक रिसर्च हुआ था जिसमें कि कुछ लोगों को एटमॉस्फेयर प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर का ऑक्सीजन चैम्बर में रखा गया था। ओके। मीन्स 24 आवर्स नहीं, सुबह शाम 1-1 घंटे के लिए उनको रखा जाता था और वो ऑक्सीजन वो इनटेक करते थे। अच्छा। हाई प्रेशर क्लीन ऑक्सीजन। ओके। तो आज का जो हम ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हैं वो तो बहुत ही कचरा वाला है। हाँ। ठीक है। तो वो देखा गया कि उनमें काफ़ी सारे चेंजेस आए। अभी मैं एजिंग की बात करूँ सेलुलर लेवल पे एजिंग जो होती है वो हमारे सेल का जो टेलोमियर्स होता है उसका लेंथ बड़ा या छोटा होता है, उसके अकॉर्डिंगली अगर बड़ा लेंथ है तो आपकी एजिंग कम है, अगर छोटा लेंथ हो गया टेलोमियर्स का तो उसका एजिंग ज़्यादा है उस पर्सन का। तो उन लोगों की टेलोमियर्स की जो लेंथ थी 3 महीने वो ऑक्सीजन यूज़ होने के बाद तो उनके टेलोमियर्स की लेंथ ज़्यादा हुई पहले से, जब उनको 3 महीने पहले वो थेरेपीज दी गई उससे पहले। तो अभी हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपीज का चेम्बर्स आ चुका है, जो रिसर्च हुआ था वो चेम्बर्स मार्केट में आ चुका है। Okay. आज पूरी दुनिया में वो बिक रहा है। अच्छा। हमारे सिटी में भी 2-3 जगहों पे आ चुका है। ओके। अभी काफ़ी वो ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव है। ओके। लेकिन अभी कुछ लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं वो एजिंग के लिए अफोर्ड कर रहे हैं और कुछ उसमें डिजीज़ के लिए भी उसको यूज़ किया जा रहा है। अच्छा, डिजीज़ में भी है? डिजीज़ में भी यूज़ करते हैं, कुछ डिजीज़ में यूज़ करते हैं जिनको कि हार्ट से रिलेटेड ऑक्सीजन से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, वैसे डिजीज़ में उसको यूज़ किया जा रहा है। ओके। सो अगर फिल्म स्टार हैं तो उनके लिए पॉसिबल है ये सारी चीज़ें रखना। वो लोग ये सब रिसेंट जो इवेंट्स इन्वेंशन हुए हैं उसको वो लोग यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा ऑक्सीजन की बात होगी, फिर पानी तो आप ज़्यादातर फिल्म स्टार्स को देखेंगे तो पर्टिकुलर ब्रांड्स की पानी ही पीते हैं जो कि कुछ स्पेशल जगह से आती है और रिसोर्सेज से आती है, नेचुरल रिसोर्सेज से आती है, उसको ही वो लोग पीते हैं। जैसे कि हमजा का पानी हुआ, ऐसे आयरलैंड और स्विट्जरलैंड में बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर कि उस तरीके के पानी को कमर्शलाइज करके बोतल में पैक करके बेचा जाता है, वो उसी तरीके के पानी को पीते हैं। तीसरी चीज़ फूड है, तो नेचुरली कि फूड हैबिट उनका अच्छा ही है। आप किसी भी फिल्म स्टार को एक शुगर दे दो, वो एक छोटा सा शुगर का टुकड़ा अपने जीभ पे नहीं रखेगा। ठीक है, करेक्ट। तो वो फूड हैबिट में है ही है। तो उसके अलावा वो भी ट्राई करते हैं, उनकी लाइफस्टाइल हालांकि ऐसी होती है लेकिन वो ट्राई करते हैं। आज आप जितने भी बड़े स्टार्स हैं शायद आप उनको जो फिल्मी पार्टियां होती है उनमें नहीं, जो यंग स्टार्स है उनको देखोगे, लेकिन बड़े स्टार्स अब नहीं होते हैं क्योंकि वो अपने स्लीप पैटर्न को इम्प्रूव कर रहे हैं। आई नो एक बड़े स्टार है और वो है अक्षय कुमार। सो वो अक्सर अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि मैं जल्दी सो जाता हूँ, जल्दी उठता हूँ, और ये जो आप कह रहे हो ये सारे नियम वो भी फॉलो कर रहे हैं क्योंकि वो उनका सोने का टाइम है। सोने के टाइम पे उनके घर पे भी पार्टी चल रही हो फिर भी वो बंदा गायब हो जाएगा। हाँ। कि भाई मेरा तो सोने का टाइम हुआ। हाँ, ही इज वेरी डिसिप्लिन, वेरी डिसिप्लिन। सो डिसिप्लिन तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Correct. डिसिप्लिन के बगैर ये पूरे प्रोसेस को नहीं किया जा सकता है। और उन्होंने भी बताया था कि ये सारी आप जो बता रहे हो खाना पीना की पैटर्न्स, मीडिया इंटरमीडिएट फास्टिंग वाला, वो सारी चीज़ वो भी बता रहे हैं। और जैसे आप बोल रहे हो वैसे भी है कि आज उनकी भी एज दिखाई नहीं देती, फिर भी आज वही इतने यंग और इतने फिट है। जो बेसिक है वो तो लोग कर ही रहे हैं। उसके अलावा काफ़ी सारी एडवांस थेरेपी, जैसे मैंने हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी की बात की। करेक्ट। जैसे रेड लाइट थेरेपी है। Okay. तो रेड लाइट थेरेपी भी बहुत पॉपुलर हो रही है जो कि स्किन में कोलेजन सिंथेसिस को बढ़ाती है। कोलेजन एक ऐसा प्रोटीन है हमारी बॉडी में जो कि स्किन का मैक्सिमम 90% हिस्सा उससे बना हुआ होता है। स्किन की इलास्टिसिटी उसके कारण होती है। Okay. तो कोलेजन प्रोडक्शन को वो बढ़ाता है, बॉडी में सिंथेसिस करता है। तो रेड लाइट थेरेपी जो लोग लेते ही हैं। फिर स्ट्रेस को और रिकवरी के लिए वो क्रायोथेरेपी या फिर आइस बाथ थेरेपी, जिसको कि कोल्ड एक्सपोजर बोलते हैं। क्रायो या आइस बाथ आप दोनों में से किसी को भी ले सकते हो, दोनों के रिजल्ट सेम होते हैं। अच्छा। ठीक है, तो वो सारा कुछ बेनिफिट करता है। उसके अलावा वो लोग काफ़ी सारी और भी दूसरी थेरेपीज लेते हैं, खासकर फेस को ठीक रखने के लिए। उनके फेस उनका वैल्यू है। यस यस, तो ऑब्वियसली उससे रिलेटेड वो काफ़ी सारे थेरेपीज ले रहे होते हैं।
वन मोर थिंग मुझे कि आपको इसके बारे में ख्याल कहाँ से आया है कि आपने ऐसा सोचा क्यों कि मुझे इसमें जाना है? हाँ, तो ये कहानी शुरुआत होती है कुछ मेरे पर्सनल इश्यूज़ के कारण। कोविड के टाइम में हर किसी के बिज़नेस पे इफेक्ट पड़ा, मेरे बिज़नेस पे भी इफेक्ट पड़ा। मैं कुछ और कर रहा था। उसके पहले मैं फ़िटनेस के फील्ड में था, फिर से मुझे फ़िटनेस के फील्ड में आना था कोविड के बाद, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा स्किल नहीं था। करेक्ट। जो स्किल था वो एक बिज़नेस में बंद कर चुका था और दूसरा स्किल था ये। सो जब मैं इस फील्ड में आने की सोच रहा था तो उस टाइम पे मेरा एज करीब 2021 में 50 के आसपास था। मेरा बॉडी वेट भी ज़्यादा था क्योंकि मैं फ़िटनेस के फील्ड में उससे 10 साल पहले था, लेकिन 8-10 सालों से मैंने फ़िटनेस का फील्ड छोड़ दिया था। तो फिटनेस भी नहीं था, उस तरह का मेरा अपीयरेंस भी नहीं था और मुझे फ़िटनेस के फील्ड में आना था। जनरली 50 के एज में फ़िटनेस के फील्ड में जो लोग होते हैं वो धीमे धीमे रिटायर हो रहे होते हैं, क्योंकि फ़िटनेस का फील्ड ऐसा यंग लोगों का फील्ड है। अगर मोर देन 50 प्लस अब दिखा ही नहीं देते, 50 लगते ही नहीं है। नहीं, राइट नाउ आई एम 54। ठीक है। सो अभी 50 के एज में जब मैंने अपने आप को मिरर में देखता था तो मैं कहता था यार अब मुझे कौन इस मार्केट में एक्सेप्ट करेगा। ओके। 10 साल में नए ट्रेनर्स आ गए, स्मार्ट लोग आ गए, करेक्ट, काफ़ी इम्प्रेसिव लोग, इम्प्रेसिव बॉडी के साथ में थे, उसके सामने मुझे कौन एक्सेप्ट करेगा। सो उसी टाइम मैं कुछ सर्च कर रहा था, सर्च करते करते कुछ चीज़ें मुझे मिली और उसी टाइम से एजिंग के ऊपर काफ़ी रिसर्च हो रहे थे। लेकिन रिजल्ट्स आने बाकी थे, कुछ चीज़ों के रिजल्ट आ रहे थे, लेकिन थोड़ा एक्साइटिंग मुझे लग रहा था कि शायद ऐसा कुछ हो सके कि अगर मैं फिर से वो जो जिस 30s में मैं जैसा था वैसा मैं दिखने लगूँ, वैसा मैं हो जाऊँ, तो हो सकता है कि फिर से मुझे लोग एक्सेप्ट करेंगे। हाँ, वापस आप उस इंडस्ट्री में काम कर पाऊँगा। तो मेन रीज़न तो ये था। तो उसके लिए मैं सर्च कर रहा था। सर्च करते करते मैंने एक आर्टिकल पढ़ा कि एक आपको जान करके आश्चर्य होगा कि दुनिया में एक फिश है, जेली फिश, जिसको कि बोलते हैं टॉप्सिस डोर्मी। ठीक है, टॉप्सिस डोर्मी इज अ जेली फिश। ठीक है। पूरी दुनिया में वही एक मतलब लाइफ ऐसा है जो अपने लाइफ को रिवर्स करता है। अच्छा, लाइफ को रिवर्स करता है। वो बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, बूढ़ा होने के बाद फिर से वो चाइल्डहुड में आ जाती है और चाइल्डहुड में आने के बाद फिर से जवानी, फिर से बुढ़ापा, इस तरीके से उसका लाइफ चक्र चलता रहता है। पर ऐसा नहीं है कि वो डेथ नहीं होता उनका। डेथ किसी इंसिडेंट में किसी चीज़ से टकरा गया, जेलीफिश बहुत ही सॉफ्ट, किसी टकरा गया तो डेथ हो गया, बट नेचुरल डेथ नहीं होता है। ओके। वो लगातार वो साइकिल में घूमते रहते हैं। तो उसके बारे में मैंने पढ़ा, एजिंग के बारे में मैं कुछ सर्च कर रहा था, तो उसके बारे में मुझे पढ़ा तो मुझे लगा कि यार जब ये कर सकते हैं, और ये भी मैंने पढ़ा कि इसके सेल के ऊपर कि इनका जो सेल की बनावट है उसमें क्या ऐसा है कि वो अपने लाइफ को रिवर्स कर पाते हैं। तो उसके ऊपर रिसर्च चल रहे थे। ठीक है, आज भी उसके ऊपर रिसर्च चल रहा है कि क्या ह्यूमन सेल में क्या बदलाव किया जाए कि ह्यूमन भी ऐसा कर सके। ठीक है, शायद ये मार्केट में कभी आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि वो पूरे इकोसिस्टम को बदल करके रख देगा अगर ऐसा हो जाता है तो। ठीक है, लेकिन एजिंग के ऊपर काफ़ी सारे रिसर्च हो रहे थे उस टाइम पे, तो जो कुछ हो रहा था वो मैंने धीमे धीमे अपनाना स्टार्ट किया। ओके। ठीक है। एंड उसमें सबसे पहला यही था कि स्लीप, इंटरमिटेड फास्टिंग, आपकी रिकवरी पूरी होनी चाहिए। और मैंने ये देखा भी है कि जब मैं रात को बहुत अच्छी स्लीप होता है तो दूसरे दिन मैं सुबह उठता हूँ तो मेरा फेस कुछ ज़्यादा ही फ्रेश और ज़्यादा ही यंग दिखता है, फेस में स्वेलिंग नहीं होती है। बाकी अगर स्लीप अच्छी नहीं होती है तो मुझे लगता है कि मेरा फेस पूरा सूजा सूजा सा है। ठीक है, तो ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। प्लस अगर मेरे को स्लीप प्रॉपर या रिकवरी प्रॉपर नहीं मिलती है तो मैंने देखा है कि मेरा कॉम्प्लेक्शन डार्क उस दिन लगता है। और जिस दिन स्लीप और रिकवरी बहुत अच्छी होती है उस दिन मुझे लगता है कि 3 और 4 सेट्स मैं ज़्यादा फेयर हूँ। ठीक है, वेरी गुड। तो मैंने खुद रियलाइज़ किया है कि अगर स्लीप बहुत अच्छा होता है और स्लीप के साथ में रिकवरी भी बहुत अच्छी होती है तो वो विद इन 24 आवर में ही वो पर्सनैलिटी में देखने को मिलता है। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो उन सब चीज़ों को मैंने धीमे धीमे अपनाना स्टार्ट किया। एंड मैंने अपनाना स्टार्ट किया तो मैंने देखा कि अगर आपने मुझे उस टाइम देखा होता 2021 में तो आपने बोला होता है कि यार 50-55 साल का 60 साल का बुढ़ा है। अच्छा। ठीक है, फिर मैंने अपने बॉडी पे काम करना स्टार्ट किया कि
फिजिक तो मेन है कि आप अगर प्रॉपर शेप में होगे, ठीक है, और एक्सरसाइज का मुझे नॉलेज था, मैं इस फील्ड में पहले से था, तो वो करना मेरे लिए आसान था, वो मैंने किया। हालांकि एजिंग के साथ में मस्कुलर रहना, मसल्स ज़्यादा कैरी करना वो डिफिकल्ट होता है, क्योंकि मसल टिश्यू डेड हो रहे होते हैं, उसमें आप उसके अपोजिट वर्क कर रहे होते हैं कि मसल्स आपको ज़्यादा बनाना होता है। करेक्ट। तो डिफिकल्ट होता है, लेकिन वो मेरे नॉलेज थे और मैंने उसको करने में सक्सेस रहा। सो ये सब करने के बाद जो मेरा गोल था कि मुझे एक काम मिलना चाहिए, मुझे लोग एक्सेप्ट करेंगे, तो मैंने देखा कि मुझे बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिली, ठीक है, और वो एक्सेप्टेंस का नतीजा ये है कि आने वाले 2-3 मंथ्स में मैं मेरा खुद का बायो हैकिंग विद फिटनेस का पूरा एक कंसेप्ट लेके आ रहा हूँ, जो कि शायद इंडिया में पहली बार कोई कर रहा होगा। वाह, ठीक है, कांग्रेचुलेशंस सर। थैंक यू। सो ये भी इसके बारे में भी थोड़ा कुछ बताइए, ताकि लोगों को भी आइडिया आ जाए कि आप किस तरह से इंडिया में फर्स्ट टाइम लॉन्च हो रहे हैं, क्या कॉन्सेप्ट है। ये पूरा है बायो हैकिंग विद फिटनेस। ओके। ठीक है, कि तब जो जस्ट फॉर एग्जांपल कि 1975 की बात करें, तो 1975 का फिटनेस इंडस्ट्री क्या था कि प्लेट और डंबल्स, ओके, ठीक है, और उसके ऊपर घंटों लोग पसीना बहाते थे। करेक्ट। कोई कार्डियो मशीन नहीं हुआ करता था, किसी तरीके का दूसरा मशीन नहीं हुआ करता था। फिर 2000 तक में कुछ मशीन्स आ गए और प्रोटीन सप्लीमेंट्स आ चुके थे, एंड उस टाइम तक फिटनेस इंडस्ट्री का क्रेज था कि भाई बड़े बड़े मसल्स बनाओ। ओके। ठीक है, कहीं भी छोटे मोटे जिम में जाओ तो बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स के पोस्टर लगे बड़े बड़े मसल्स के साथ में लगे होते थे। ठीक है, इवन 2000 के जो आप हमारे एक्टर्स देखोगे उस टाइम पे जो लॉन्च हुए थे, उनके भी मसल्स की साइज, बाइसेप्स की साइज बड़ी बड़ी हुआ करती थी। तो वो उस टाइम पे उस तरीके का फिटनेस इंडस्ट्री था। फिर फिटनेस इंडस्ट्री आया मॉडर्न जिम का, जिसमें कि एसी वाले जिम होते थे, ट्रेडमिल होता था। ठीक है, फिर 2020-21 के पास आया कि हर किसी के हाथ में स्मार्ट वॉच आ गया। ठीक है, एंड फिटनेस इंडस्ट्री में हिट जैसे वर्कआउट, मतलब HIIT हाई इंटेंसिटी वर्कआउट लोग ज़्यादा करने लगे, क्रॉसफिट एक्सरसाइजेज ज़्यादा करने लगे। ठीक है, जिम के साथ में। तो ये सब कुछ, तो हर कुछ साल के बाद कुछ इनोवेशन होते हैं और हर इंडस्ट्री अपग्रेड होती है। तो फिटनेस इंडस्ट्री का जो नया चैप्टर है, जो अपकमिंग ट्रेंड है, वो है फिटनेस विद बायो हैकिंग। ठीक है, अगर आप फिटनेस विद बायो हैकिंग नेक्स्ट 3-4-5 ईयर्स में जो लोग फिटनेस से रिलेटेड है या जो करना चाहते हैं वो नहीं अपनाते हैं, तो शायद वो वही ओल्ड स्कूल बुक की तरह है जो कि 1975 में हुआ करता था। ठीक है, तो मैं जो करने जा रहा हूँ वो नया ट्रेंड है। ठीक है, मैं हैक फिट के नाम से कर रहा हूँ। नाम भी हैक फिट ही दिया है कि बायो हैकिंग विद फिटनेस। ठीक है, राइट। सो उसमें बायो हैकिंग की सारी चीज़ें होंगी, एंड फिटनेस की जो जिम होता है, जिम जो जैसा होता है वैसा आज की डेट में जो होता है वो तो रहेगा। प्लस उसके अलावा बायो हैकिंग लाइक कोल्ड एक्सपोजर होगा, रेड लाइट थेरेपीज होगी, IV ड्रिप से सप्लीमेंट्स होंगे। ठीक है, आप लोगों की एज भी रिवर्स करेंगे। हाँ जरूर। सो ये नया कॉन्सेप्ट है जो मैंने सुना नहीं है। हाँ, कंसेप्ट भी नया है, और दूसरा है कि ये सोशल इम्पैक्ट भी क्रिएट करता है। सोशल इम्पैक्ट इसलिए क्रिएट करता है कि आज आप एजिंग के साथ होने वाले प्रॉब्लम को देखो, तो ये जितने भी डिजीज़ है लाइक डायबिटीज़ हो गया, हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, ये एजिंग से रिलेटेड डिजीज़ है। इवन कैंसर भी एजिंग के रिलेटेड डिजीज़ है। कुछ सर्टेन कैंसर्स ऐसे हैं कि जो कम एज में होते हैं, बाकी ज़्यादातर कैंसर एजिंग में ही होते हैं। ठीक है, तो आज ये सोसाइटी पे बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट कर रहे हैं ये डिजीज़। राइट। जो लोग भी रिवर्स एजिंग को फॉलो कर रहे हैं, उसके सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, उनमें ये डिजीज़ नहीं आ रहा है। ओके। ठीक है, और साइंस भी ये कहता है कि अगर इस तरीके की लाइफस्टाइल होगी तो ये डिजीज़ आपके अंदर इंटर नहीं करेगा। तो सोशल इम्पैक्ट क्रिएट करता है। सोशल के साथ साथ वो एक हमारी सोसाइटी में अभी एक एजिंग, पहले न्यूक्लियर फैमिली हुआ पहले जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, अब न्यूक्लियर फैमिली होती है। तो न्यूक्लियर फैमिली में अगर 2 एजेड लोग हैं तो वो एक सोशल बर्डन जैसा बनता जा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आज 65 ईयर्स का पर्सन जिस तरीके से एक्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, 65 के जैसा, अगर वो 35 जैसा रिएक्ट करेंगे
ठीक है, उनका एज रिवर्स होगा तो नेचुरली है कि वो बर्डन नहीं बनेंगे, सोशल बर्डन नहीं बनेंगे राइट, किसी के ऊपर। करेक्ट, ठीक है। करेक्ट। आज आपकी बात से मुझे याद है, कई लोग हम कहते हैं कि पापा की एज हो गई है, अब उनकी देखभाल करने के लिए कोई बंदा रखना पड़ेगा, मगर अगर आप ये कह रहे हो कि उनकी एज रिवर्स हो जाएगी तो सोसाइटी में कितना बड़ा ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा उसकी। हाँ, लोग अपना काम अपने आप कर पाएंगे, फैमिली बर्डन भी कम हो जाएगा। ठीक है, कि भाई पापा की देखभाल के लिए या मम्मी की देखभाल के लिए कोई चाहिए, वो एजेड हो गए, क्योंकि बार बार वही वर्ड आता है, एजेड। अगर ये चीज हो जाएगी तो बहुत सारी सोसाइटी में इम्पैक्ट पड़ेगा, लोगों की लाइफ में भी इम्पैक्ट पड़ेगा। चलो मैं दूसरे की एग्जांपल दूँ, उससे अच्छा जैसे आपने अक्षय कुमार की बात की, शाहरुख खान को देखो, तो आपको लगता है कि अगले 10 साल में उनको कोई केयर टेकर की ज़रूरत पड़ेगी? बिल्कुल नहीं सर। ठीक है, तो वो इम्पैक्ट क्रिएट होता है, मतलब सोसाइटी पे भी इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है इस चीज़ का। करेक्ट। तो ये आगे चल करके बहुत ही सोसाइटी, देश, सभी चीज़ के लिए इम्पैक्ट करने वाला सब्जेक्ट है। नहीं, बहुत ही बढ़िया है सर आपका जो लिया है बायोहैक। आई रियली इंस्पायर, और मुझे टच कर रहा है कि यार कितनी अच्छी बात है, ये कितनी लोगों की लाइफ में आप डिफरेंस पा रहे हो। और आप किसी को भी पूछो 20, 25, 30, 35 साल के पर्सन को कि भाई आप बूढ़ा होना चाहते हो, तो शायद बूढ़ा होना तो कोई नहीं चाहता। यस सर। ठीक है, क्योंकि एजिंग लाइफ का, पूरी ह्यूमन लाइफ का एक ऐसा फेज है यस जो फेस कोई नहीं करना चाहता, लेकिन वो एक सच्चाई है, इसलिए हमें फेस करना पड़ता है। लेकिन अगर एजिंग नहीं है तो वो फेस करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं। और शायद जो साइंस जिस तरीके से इसके ऊपर वर्क कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं टाइम तो नहीं बोल सकता, शायद वो 50 साल हो सकता है, 60 साल हो सकता है, 200 साल हो सकता है। शायद 200 साल के बाद ऐसा हो सकता है कि एजिंग के बारे में कोई बात ही ना करे। ठीक है, हाँ, डेथ जरूर होगी, करेक्ट, लेकिन हम सब कुछ दौड़ते भागते रहेंगे, अपना काम करते रहेंगे, एजेड नहीं दिखेंगे। करेक्ट, ठीक है, क्योंकि वैसे भी काफ़ी सारे वर्ल्ड में ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी है जो आज WHO के सामने डिमांड रख रही है कि एजिंग को आप एक डिजीज़ डिक्लेयर करो। एजिंग नॉट अ नेचुरल। और अगर आप साइंस की बात करें तो साइंस के अकॉर्डिंग जिस तरीके से एजिंग हो रही है, ठीक है, तो वो एक तरीके का डिजीज़ ही है। ठीक है, उसको रोका जा सकता है, लेकिन उसमें अभी वक्त लगेगा। करेक्ट, क्योंकि अभी वो रिसर्च का सब्जेक्ट है और रिसर्च इस पे चल रहा है, वक्त लगेगा। सर आपने इतना सारा कुछ बता दिया, तो मुझे ये था कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आपका शेड्यूल कैसा है, आप क्या क्या खाते पीते हैं, कुछ इसके बारे में हमें बता सकते हैं? जनरली सुबह की शुरुआत मेरे 5:30 के आसपास से होती है। ओके। 5:30 को 5 o'clock को मैं उठ जाता हूँ। 5:30 को मैं मेरा टी लेता हूँ, हालांकि मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग नहीं होता हूँ, 1 बजे तक मैं कुछ सॉलिड फूड नहीं लेता हूँ, लेकिन मेरा जो मॉर्निंग का टी होता है वो बहुत ही स्पेसिफिक होता है। उस टी में पानी होता है। ओके। पानी में मैं थोड़ा सा चाय पत्ती डालता हूँ। ओके। ठीक है, उसमें आधी चमची हल्दी डालता हूँ। ओके। ठीक है, उसमें 1 चमची मोरिंगा पाउडर डालता हूँ, मतलब जिसको कि सहजन बोलते हैं, सहजन के पत्ते का पाउडर। ओके। जो सरगवा बोलते हैं, उसके पेड़ के जो पत्ते होते हैं उसके पत्ते का पाउडर। उसमें बहुत सारे 40 जितने एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और बहुत ही उसको मिरेकल ट्री बोला जाता है। अच्छा, मिरेकल ट्री बोला जाता है, सरगवा के पेड़ को मिरेकल ट्री बोला जाता है, क्योंकि उसमें इतने सारे उसके सारे बेनिफिट्स जो उसका जो सरगवा होता है उसका भी बेनिफिट है, उसके फूल के भी बेनिफिट है, उनके पत्ते के भी बेनिफिट है, उसके लकड़े का भी बेनिफिट है, इसके लिए उसको मिरेकल ट्री बोला जाता है। और उसमें बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी ऑफ विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं। कैल्शियम भी बहुत है ना? हाँ, कैल्शियम मिलता है, फिर विटामिन सी बहुत मिलता है, विटामिन ए मिलता है, विटामिन बी मिलता है, और 40 जितने एंटीऑक्सीडेंट उसमें होते हैं। ठीक है, तो 1 चमची मैं वो डालता हूँ। उसके अलावा अदरक, ब्लैक पेपर और लौंग, उन सबको क्रश करके डालता हूँ और उसको 20 मिनट 25 मिनट बॉयल होने देता हूँ। और वो 2 मग में बनाता हूँ। 1 मग मैं सुबह 5:30 बजे पीता हूँ, 1 मैं 8-9 बजे के आसपास पीता हूँ। एंड 1 बजे तक मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग में रहता हूँ। 1 बजे मेरा 1 से 1:30 बजे के बीच में मेरा पहला लंच होता है। ओके। सो लंच में मैं कुछ चीज़ें चेंज करता रहता हूँ, पर इन शॉर्ट
एग वाइट तो मैं लेता हूँ, उसके साथ मैं ग्रीन सलाड लेता हूँ। ओके। ठीक है। और वे प्रोटीन लेता हूँ, मतलब प्रोटीन रिच ही फूड मेरा रहता है। समटाइम कुछ फ्रूट्स वगैरह ले लिया। ओके। ठीक है, लेकिन जनरली मैं अनाज वाली कोई चीज़ें नहीं खाता हूँ। अच्छा, ठीक है। फिर 4 बजे के आसपास मैं कॉफ़ी पीता हूँ एंड कॉफ़ी पीने के बाद फिर अगेन मैं 7-8 बजे के आसपास मेरा फूड लेता हूँ एंड वो फूड उसी तरीके का होता है जो मैं दिन में लेता हूँ, लाइक एग का बना हुआ कुछ और वे प्रोटीन और सैलड वगैरह या थोड़ा बहुत फ्रूट वगैरह, बस ये मेरा फूड इनटेक का। उसके अलावा जो रूटीन लाइफ में जो कामकाज होता है वो कामकाज करते रहते हैं दिन भर। ठीक है। इसमें और वन मोर क्वेश्चन के सर, अभी आपने जो लाइफस्टाइल मैंने आपकी सुनी उसमें कोई अनाज ही नहीं है। हाँ देखिए, तो लोगों का मानना ये है कि तुम खाते पीते नहीं हो, कुछ खाया नहीं, रोटी नहीं, ये नहीं खाया तो फिर ताकत कहाँ से आएगी, यू नो, ये हमारा जो माइंडसेट है। तो लोग ये माइंडसेट के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, आपका बॉडी, ह्यूमन बॉडी जो है आप जैसा सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंट हुआ है। ठीक है। उसको कहाँ से क्या चीज़ चाहिए उसको पता है। ठीक है। तो एनर्जी अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो आपको एनर्जी नहीं रहेगी, क्योंकि हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है, मैंने पहले भी बोला, डाइजेशन सिस्टम में सबसे ज़्यादा एनर्जी बॉडी की यूज़ होती है, सबसे ज़्यादा ऑर्गन्स यूज़ होते हैं डाइजेशन प्रोसेस में, सबसे कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म बॉडी में डाइजेशन का है। ओके। ठीक है। तो आप फूड जितनी बार खाएंगे और जितना ज़्यादा खाएंगे आपके बॉडी पे लोड उतना ज़्यादा पड़ेगा, आपके सिस्टम पे लोड उतना ज़्यादा पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा। वो एक हैबिट हो जाती है लोगों की कि खाते हैं तो ही एनर्जी मिलती है, बट ऐसा नहीं है। यस यस, मैं यही ठीक है, खास सबसे ये जानना चाहता है। आप इंटरमीडिएट फास्टिंग करें। इंटरमीडिएट फास्टिंग की आपको हैबिट जब तक नहीं पड़ेगी तब तक थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा, सिर भी दर्द करेगा, आपका सिर लगेगा कि फट जाएगा। ठीक है, लेकिन एक बार आपको हैबिट पड़ जाएगी उसके बाद आप इंटरमीडिएट फास्टिंग के दौरान आपको सबसे ज़्यादा एनर्जी महसूस होगी। ओके। ठीक है, तो वो गलत चीज़ है कि जितना ज़्यादा खाएंगे एनर्जी आएगी। हाँ, एक लेबर पर्सन है जो कि दिन भर में 4000 कैलोरीज 3000 कैलोरीज बर्न कर रहा है तो उसको उतनी कैलोरीज की ज़रूरत है, उसको ज़्यादा फूड खाने की ज़रूरत। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम तो सुबह से शाम तक जनरली लोगों की लाइफस्टाइल बैठे रहने की है। ठीक है, बैठ करके कितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हैं। करेक्ट करेक्ट। अगर कैलोरीज ही बर्न कर रहे होते तो इतने सारे जिम खुलते ही क्यों? ठीक है, राइट। इतने सारे लोग रोड पे भागते हुए साइकिलिंग करते हुए क्यों दिखते? हम कैलोरीज बर्न करने के लिए कर रहे हैं। तो कैलोरीज ज़्यादा ले क्यों रहे हो? लेने की ज़रूरत क्या है? ज़्यादा ले रहे हो इसलिए तो बर्न करने की ज़रूरत है। तो सर अनाज नहीं लेंगे तो ऐसा तो नहीं है ना, जो लोगों के दिमाग में वो माइंडसेट है कि वीकनेस आ जाएगी, विटामिन मिनरल्स इसमें से ये मिलता है, नहीं हाँ, उस मिलेगा। पर मैं आ रहा था। जैसे मैंने बताया मेरा फूड, तो मेरे फूड के जो रिसोर्सेज है वो बहुत लिमिटेड है। ठीक है, तो मुझे वो सारे विटामिन मिनरल्स नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, लेकिन जस्ट फॉर एग्जांपल कि मेरी रिक्वायरमेंट एवरी डे 1000 mg विटामिन सी की है। ओके। ठीक है, हर किसी की है। और खासकर एज में इतना चाहिए होता है कि विटामिन सी अगेन स्किन के कोलेजन प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। ओके। ठीक है, तो उस समय विटामिन सी उतना चाहिए होता है। अभी अगर मैं कहूँ कि ऑरेंज में विटामिन सी बहुत अच्छा मिलता है, वो हर किसी को पता है। लेकिन जब मैं 14 मीडियम साइज के ऑरेंज खाऊंगा तब 1000 mg मुझे विटामिन सी मिलेगा। ठीक है, लेकिन उसके सामने मैं 14 ऑरेंज में करीब 150 से 160 ग्राम जितना शुगर आ जाएगा, मैं वो भी इंटेक कर लूँगा। करेक्ट। ठीक है, जो कि मुझे इंटेक नहीं करना है। ओके। ठीक है, तो उसके लिए सप्लीमेंट्स कुछ लेने पड़ते हैं मुझे। ठीक है, और उसमें कोई बुराई नहीं है। आज इंडिया में सप्लीमेंट को बहुत ही अंडररेटेड माना जाता है। करेक्ट। लोग सप्लीमेंट लेने से डरते हैं। ठीक है, एक बंदा हाथ में सिगरेट लेकर के फूक रहा है, उसको मैं बोलूँगा ना कि भैया वे प्रोटीन लोगे तो अच्छा है कि यार वे प्रोटीन तो नुकसान करेगा। ठीक है, लेकिन उसी आदमी को सिगरेट पी रहा है वो नुकसान नहीं कर रहा होता है। एक आदमी तंबाकू खा रहा था, मुंह पे भरा रहता है, उसको बोलो कि विटामिन डी लेने से फायदा करेगा, नहीं तो डॉक्टर को टेस्ट करवा करके फिर लेते हैं। नो डाउट डॉक्टर को टेस्ट करवा करके फिर लो, लेकिन उसको लो। ठीक है, लेकिन उसमें भी वो पूछेगा कि इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे अगर रोज लेंगे तो। ठीक है, करेक्ट। लेकिन वो तंबाकू खा रहा है, उससे उसको साइड इफेक्ट का अंदाजा नहीं, अंदाजा है, लेकिन उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। करेक्ट है। तो सप्लीमेंट को हम इंडियन सोसाइटी में बहुत ही अंडररेटेड मान रहे हैं, लेकिन आगे चल के हर किसी को
वैसे सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे जो कि आपके रिक्वायरमेंट है, और उसके बेनिफिट्स है, उसका कोई नुकसान नहीं है अगर आप उसको सही तरीके से स्टडी करके और सही गाइडेंस में लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि विटामिन D3 उसके साथ में K2 MK7 भी लेना पड़ता है, उसके साथ में कैल्शियम भी लेना पड़ता है, तो वो जो कुछ भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा थोड़ा बहुत, तो वो उससे मैनेज हो जाएगा और उससे आपका हेल्थ और अच्छा होगा। उससे 4 बेनिफिट्स और होंगे, आपके जॉइंट्स भी अच्छे रहेंगे, आपके बोन्स भी अच्छे रहेंगे, विटामिन D3 का लेवल भी अच्छा रहेगा, आपका हार्ट भी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो एक नहीं 4 चीज़ें सॉल्व होती है उससे। राइट। तो सर ये तो बहुत बढ़िया आपने हमें एक्सप्लेन किया है, और मैं एक आखिरी में हम वाइंड अप कर रहे हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है आपने जो सोचा, तो ये कॉन्सेप्ट तो मुझे लगता है इंडिया में फर्स्ट टाइम है। लोगों ने भी ये, मेरे ख्याल से अभी हमारा ये पॉडकास्ट आएगा, लोग सुनेंगे तो उनके लिए भी ये नया होगा, तो लोगों को डाइजेस्ट करने में भी ये लगेगा कि हाउ इट्स पॉसिबल। मगर क्या ये रियली पॉसिबल है? सही, हाँ ये रियली पॉसिबल है। आप देख भी रहे हो, आप मुझे देख सकते हो, आपके सामने मैं हूँ, आप इतने फिल्म स्टार्स है। Yes, sir. आज जैसे शाहरुख खान 59 ईयर्स के हुए, वो 59 ईयर्स का एक पर्सन, चलो अभी तक के स्टार्स क्या करते थे कि फेस से पता नहीं चलता था, अभी तो उनके बॉडी से भी पता नहीं चलता है। करेक्ट। उनके चलने के तरीके से भी पता नहीं चलता है। एक 60 साल का आदमी, 65 साल का आदमी चल करके जाता हो तो आप बोल दोगे कि यार ये एजेड आदमी जा रहा है, लेकिन शाहरुख खान को आप चलते हुए देखो तो आप नहीं बोल सकते हो। करेक्ट, ठीक है, उसी तरीके से इसके ऊपर जो सबसे ज़्यादा रिसर्च हो रहे हैं और सबसे ज़्यादा पैसा कोई खर्च कर रहा है तो ब्रायन जॉनसन US में है, एंड मैं कहूँगा कि एंटी एजिंग के लिए इज़ द गॉड फादर राइट नाउ। ठीक है, वो जो कुछ काम कर रहे हैं, एंड उनकी भी एज 46 है, लेकिन उनका बायोलॉजिकल एज 28 ईयर्स के आसपास का है। ठीक है, तो उन्होंने इतना एज को रिवर्स किया, और दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं और जो रिवर्स कर रहे हैं सक्सेसफुली। ठीक है, लेकिन ये डिसिप्लिन की चीज़ है, ये लाइफस्टाइल की चीज़ है। आपको लाइफस्टाइल सुधारना पड़ेगा, आपको आपका डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। ठीक है, जो चीज़ जिस टाइम पे खाना है वही खाना है। ठीक है, ऑप्शन नहीं है तो नहीं खाना है। जस्ट फॉर एग्जांपल, मैं आपके वहाँ पे आया, मुझे था कि 2 घंटा का टाइम लगेगा, तो मैं अपना ये वे प्रोटीन है मैं ले करके आया, क्योंकि मैं इन बिटवीन में दूसरा कुछ नहीं लूँगा, मैं लूँगा तो यही लूँगा, उसके अलावा मैं कुछ नहीं खाऊंगा। तो ये नहीं है कि मैनेज नहीं किया जा सकता। अगर इतने छोटे से डब्बे को मैं साथ में लेकर के मेरे कार में घूम रहा हूँ और जब मुझे ज़रूरत है जिस टाइम पे वो मैं ले सकता हूँ, तो क्यों नहीं लूँ? ठीक है, बहुत बढ़िया आपने बताया, क्योंकि लोगों के पास तो एक्सक्यूज है सर, कि मैं यहाँ गया कुछ नहीं था तो फिर मुझे ये जंक फूड खाना पड़ा, ये खाना पड़ा। मगर ये आपने लाइव डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया कि देखो एक्सक्यूज का डिसिप्लिन में हो तो ये कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास बैग होता है, आप उसमें आपकी चीज़ें रख सकते हो। ठीक है सर, एंड आप कहीं पे भी ट्रैवल करो, कहीं पे भी नेचुरली कि सुबह घर से निकले फिर घर पे कितने बजे पहुंचना है, काम कब खत्म होगा उसका पता नहीं होता है। तो मैं ऐसे 3-4 शेकर्स डेडेड स्कूप के वे प्रोटीन के मैं मेरे कार में रखता ही हूँ कि अगर कभी दिन का लंच भी मिस हो गया तो मैं यही ले लेता हूँ। ठीक है, अगर उसके बाद भी मुझे लेट हुआ और भूख लगी तो मैं यही ले लेता हूँ। पूरा प्लानिंग करके आप पूरा प्लानिंग करके वो, एंड प्लानिंग यानी कि बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। देखो, करना चाहो तो आसान है, नहीं करना चाहो तो पानी पीना भी बड़ा मुश्किल है कि पानी में लेकर के कैसे पीऊँ। हाँ, ठीक है। एब्सोल्युटली राइट या। सो थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू जिगर भाई। आज आपने हमें बहुत कुछ हमें नया इन्फॉर्मेशन दिया जो हमें पता ही नहीं था, और सबसे बड़ा आपका जो बायो हैक है वो हम सबके लिए नया है, और मैं तो चाहता पूरे इंडिया में ये फर्स्ट टाइम आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो मेरे हिसाब से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये हमारे लिए एक, यू आर द पायोनियर मैं कह सकता हूँ कि इंडिया में जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आप, आनंद भाई, एंड ऑल द बेस्ट फॉर आपके लिए जो आपका ये शुरू हो रहा है इसके लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जिगर भाई, थैंक यू।